बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग फिर से अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। कंपनी ने 3 साल पहले जनवरी 2022 में 2000 करोड़ रुपीस के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे। लेकिन इंडिया का आईपीओ मार्केट लगभग 1 साल के बूम के बाद 2022 में अचानक बहुत वीक हो गया था। कई हाई ग्रोथ कंपनीज जिनके आईपीओस तब आए थे, उनके शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए। नाइका और जोमैटो जैसे कंपनीज ने हैवी करेक्शन से डील किया। पेटीएम का डेब्यू भी बहुत खराब हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट्स का न्यू एज स्टॉक से भरोसा उठ चुका था। ये क्लियर हो गया था कि मार्केट एक और लो मार्जिन वाले हाई ग्रोथ कंपनी नहीं चाहती थी। तो अक्टूबर तक कंपनी ने अपने आईपीओ प्लान्स को होल्ड पे रख दिया। आज कंपनी वापस अपना आईपीओ ला रही है। इस बार कंपनी का इशू साइज 1500 करोड़ रुपीस है। कंपनी का सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2022 से काफी इंप्रूव हुआ है और कंपनी का साइज भी लगभग डबल हो गया है। आज के इस वीडियो में हम बोट का आईपीओ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस समझेंगे, फिर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोट के बिजनेस के बारे में समझते हैं। बोट इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एक जायंट है। कंपनी का स्केल काफी बड़ा है। कंपनी इंडिया के ऑडियो मार्केट में भी लीडर है। बोट कंसिस्टेंटली इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो ब्रांड रहा है। कंपनी इंडिया के पर्सनल ऑडियो डिवाइसेस का 1/3 बेचती है। लास्ट ईयर ही कंपनी ने 3.2 करोड़ यूनिट्स बेचे और ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट पर्सनल ऑडियो प्लेयर बाय वॉल्यूम थी। कंपनी अग्रेसिवली नए प्रोडक्ट्स भी पुश करती है, लगभग 100 SKUs या स्टॉक कीपिंग यूनिट्स पर ईयर। कंपनी का सेल्स का मेजॉरिटी मास प्रीमियम मार्केट से आता है। इस मार्केट सेगमेंट को कंपनी एस्पिरेशनल कहती है। बेसिकली कंपनी मार्केट में अच्छे दिखने वाले फीचर रिच प्रोडक्ट्स भर देती है और इन्हें अग्रेसिवली प्राइस भी करती है, मतलब 5000 रुपीज से भी कम पे। अब बोट के बिजनेस का साइज तो काफी बड़ा है, लेकिन इसके स्ट्रैटेजी में 2 चैलेंजेस हैं। बोट और इसके कंपटीटर्स के बिजनेस साइज में तो काफी डिफरेंस है, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में नहीं। इन प्रोडक्ट्स की सिमिलैरिटी के कारण ये सब कमोडिटाइज हो गए हैं, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं। इस सेगमेंट में बोट, बोल्ट, नॉइज और दूसरी कंपनीज सब सेम कस्टमर्स को ही टारगेट कर रहे हैं और इनमें से किसी के पास कोई मोट या स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं है। दूसरा चैलेंज ये है कि इतने सिमिलर प्रोडक्ट्स के कारण कंपनीज के पास बहुत ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, मतलब इस मार्केट में मार्जिन्स भी बहुत कम है। बोट के पास अगर कोई एडवांटेज है तो वो है ब्रांड रिकॉग्निशन। इतने सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स में बोट का बस एक एडवांटेज ये है कि लोग कंपनी का नाम जानते हैं। मतलब बोट के बिजनेस को देखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि कंपनी का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट उनका इंजन है और बोट एक्चुअली एक मार्केटिंग कंपनी है। ऐसी एक कंपनी चलाने के लिए बोट को यंग, ट्रेंड कॉन्शियस यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव दिखना होगा। मतलब कंपनी को मार्केटिंग में बहुत हेविली स्पेंड करना पड़ता है। कंपनी के बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, जैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज चलाना, रणवीर सिंह और केएल राहुल जैसे सेलिब्रिटीज के साथ प्राइम टाइम टीवी एड्स चलाना, और कंपनी ने कभी कभी गेरिया मार्केटिंग टैक्टिक्स भी यूज किए हैं, जिससे इसे काफी पॉपुलैरिटी मिली। मतलब कंपनी अनकन्वेंशनल मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करती है जिससे उसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। जैसे जब एप्पल अपने एयरपॉड्स की मार्केटिंग कर रहा था, तब बोट ने एयर डोप्स नाम के इन ईयर स्पीकर्स रिलीज किए और ये कंपनी का एप्पल के अगेंस्ट अकेला मार्केटिंग मूव नहीं था, कंपनी ने ये एड भी रिलीज किया था। चलिए अब कंपनी के प्रोडक्ट्स, इसका सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। बोट के 3 मेन कैटेगरीज हैं। कंपनी का कोर कैटेगरी ऑडियो है। इस सेगमेंट में कंपनी हेडफोन्स से होम थिएटर्स तक बनाती है। कंपनी स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट रिंग्स जैसे वेयरेबल्स भी बनाती है। इनके अलावा कंपनी चार्जर्स, पावर बैंक्स और स्मार्ट ट्रैकर्स जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। जैसा मैंने बताया, ऑडियो कंपनी का कोर बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के रेवेन्यू का 84% इसी सेगमेंट से आया था। इस सेगमेंट में भी पर्सनल ऑडियो प्रोडक्ट्स जैसे हेडफोन्स, नेक बैंड्स और इन ईयर स्पीकर्स ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। पर्सनल ऑडियो प्रोडक्ट्स का मार्केट अपना इनिशियल एक्सप्लोसिव ग्रोथ फेज क्रॉस कर चुका है। अब यह सेगमेंट हर साल 6 to 9% से बढ़ता है, लेकिन कंपनी के ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से लार्ज ऑडियो प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्साइटिंग हैं। इस सेगमेंट में ब्लूटूथ स्पीकर्स, साउंड बार्स और होम थिएटर सिस्टम जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। लार्ज ऑडियो प्रोडक्ट्स का मार्केट पर्सनल ऑडियो प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट डबल स्पीड से बढ़ रहा है, 12 to 16% पर ईयर। बोट का इस मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और ये इंडिया के टॉप 3 लार्ज ऑडियो प्लेयर्स में से एक है, लेकिन ये इस मार्केट को अभी भी लीड नहीं कर रहा है। मतलब कंपनी के पास इस मार्केट में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन ऑडियो के अलावा कंपनी के दूसरे सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। जैसे स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेगमेंट है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया का इस मार्केट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट 2024 में
इंडिया में स्मार्ट वॉच शिपमेंट्स 34% से ज्यादा गिर गए। ये एक ट्रिकी सेगमेंट भी है। लोगों का स्मार्ट वॉचेस पहनने का कारण भी चेंज हो रहा है। स्मार्ट वॉचेस अब बस फैशन प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये एक हेल्थ केयर और यूटिलिटी प्रोडक्ट बन गए हैं। अब कंपटीशन इस बारे में नहीं है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट बेटर दिखता है, बल्कि इस बारे में है कि किस वॉच में कितने सेंसर्स हैं, इन सेंसर्स की एक्यूरेसी और इन वॉचेस का डेवलपर इकोसिस्टम कितना अच्छा है। इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है जिसके लिए बहुत ज्यादा इनोवेशन और कैपिटल की जरूरत है। तो शायद कंपनी का ऑडियो प्लेबुक यहाँ काम नहीं आएगा। ये बोट के बिजनेस के लिए एक चैलेंजिंग सेगमेंट रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में कंपनी का वेयरेबल्स बिजनेस 900 करोड़ रुपीस से 330 करोड़ रुपीस तक गिरा, मतलब 63%। अब ये तो थे कंपनी के प्रोडक्ट्स, लेकिन भला ये बनते कैसे हैं? ऑडियो सेगमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस समझने के लिए हम स्पीकर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आते हैं कोर पीसेस, जैसे बैटरीज, चिप्स, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स और ड्राइवर्स, यानी वो पार्ट्स जो एक्चुअली आवाज क्रिएट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन इन्हें बल्क में बनाने वाले सप्लायर्स भी होते हैं। फिर आता है एक कस्टम सर्किट बोर्ड जो इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ता है। लास्ट में आता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स का शेल, जिसे एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। बोट अपने स्पीकर्स का कोई भी कोर टेक्नोलॉजी ओन नहीं करता। ये सब डॉल्बी या क्वालकॉम जैसे कंपनीज बनाते और ओन करते हैं, और इन कंपोनेंट्स को चाइना और ताइवान में स्पेशलिस्ट्स असेंबल करते हैं। ये सेम कंपोनेंट्स किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल हैं, इवन बोट के कॉम्पिटिटर्स के लिए। बोट चाहे तो इन पार्ट्स का स्पेसिफिकेशन बदल सकता है। कंपनी का रोल मैन्युफैक्चरिंग के अगले स्टेप में आता है। कंपनी बोट लैब्स नाम का एक 100 मेंबर इन हाउस इंजीनियरिंग टीम ऑपरेट करती है। ये इंजीनियरिंग टीम स्पीकर्स के कस्टम मेड सर्किट बोर्ड्स डिजाइन करते हैं। वो इन सर्किट बोर्ड्स पे चलने वाला सॉफ्टवेयर भी खुद ही डिजाइन करते हैं। ये टीम स्पीकर्स के आउटर शेल्स को भी डिजाइन करती है। मतलब बोट एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर नहीं है, क्योंकि ये कोई इंजीनियरिंग इनोवेशन नहीं ला रही है। कंपनी एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी को असेंबल करती है और इसे ऐसे डिजाइन करती है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। स्पीकर्स डिजाइन होने के बाद इन्हें असेंबल भी करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस ये काम शेंजन जैसे सिटीज में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को आउटसोर्स कर देते हैं। कुछ समय पहले तक बोट भी ऐसा ही करता था। कंपनी के 2022 आईपीओ ऑफर डॉक्यूमेंट ने मेंशन किया था कि कंपनी के सारे या मेजर मैन्युफैक्चरर्स चाइना में थे, लेकिन तब से कंपनी की स्ट्रैटेजी में एक चेंज आया है। कंपनी ने अपने बिजनेस का मेजॉरिटी अब इंडिया में शिफ्ट कर लिया है। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 तक कंपनी के सोल्ड यूनिट्स का 75% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ था। 2 साल पहले ये नंबर बस 40% था। एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि इस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब अभी असेंबली ही है। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स अभी भी अब्रॉड से आते हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है। और तो और इस शिफ्ट के कारण कंपनी इंपोर्ट टैरिफ्स भी कम पे कर सकती है। कैलिफोनिक्स नाम का एक कोलैबोरेशन ये असेंबली हैंडल करता है। ये बोट और डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इस जॉइंट वेंचर ने 30 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर टोटल यूनिट्स का 37% है। इस यूनिट से बोट को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी पे कंट्रोल भी मिलता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हिस्टोरिकली बोट ने लगभग अपने सारे सेल्स के लिए ई कॉमर्स पे डिपेंड किया है। Amazon और फ्लिपकार्ट का कंपनी के सेल्स में मेजर कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कन्वीनियंट थे और इससे कंपनी को काफी विजिबिलिटी भी मिली, लेकिन इससे कंपनी पे एक रिस्क भी पड़ा। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम, पेमेंट टर्म्स या फी स्ट्रक्चर जैसी किसी भी फैक्टर में अगर कोई चेंज आता है तो बोट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बोट इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह अपना ऑफलाइन प्रेजेंस बना रही है। ये कंपनी के हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे इनके होम थिएटर सिस्टम के लिए जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स इन्हें खरीदने के पहले इन्हें टेस्ट करना चाह सकते हैं। बोट क्रोमा और विजय सेल्स जैसे कंपनीज के फिजिकल स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट्स प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट भी दिखा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स अब 12,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में प्लेस्ड हैं। इससे कंपनी के सेल्स का 30% ऑफलाइन शिफ्ट हुआ है। ऑनलाइन भी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डाइवर्सिफाई कर रही है। कंपनी अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर वेबसाइट बिल्ड कर रही है। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कंपनी ने क्विक कॉमर्स में भी अपना प्रेजेंस बढ़ाया है, लेकिन कंपनी का ई कॉमर्स पे अभी भी डिपेंडेंस है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के सेल्स का 55.3% इसके टॉप 2 मार्केट प्लेसेस से ही आया था। चलिए अब कंपनी के नंबर्स देखते हैं। 2022 में जब बोट पहली बार अपना आईपीओ ला रहा था, तब तक कंपनी ने स्टेडी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लिया था, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स वीक थे। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कंपनी अपना ओवरऑल रेवेन्यू तो बढ़ा रही थी, लेकिन कंपनी लॉसेस भी फेस करने लगी थी। लेकिन फाइनली कंपनी ने यह ट्रेंड रोक दिया। फाइनेंशियल ईयर 23 के 129 करोड़ रुपीस से ज्यादा के लॉस और फाइनेंशियल ईयर 24 के 80 करोड़ रुपीस के लॉस के बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने लगभग 61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये टर्न अराउंड कंपनी के रेवेन्यू मिक्स ऑप्टिमाइज करने से आया।
इनफैक्ट कंपनी के ओवरऑल सेल्स पिछले कुछ सालों में गिरे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के 3,380 करोड़ रुपीस से फाइनेंशियल ईयर 25 के 3,100 करोड़ रुपीस तक। मतलब कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव तो हुए हैं, लेकिन कंपनी अभी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है। कंपनी का वेयरेबल्स बिजनेस इस टर्नअराउंड स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा है। ये एक ऐसा बिजनेस लाइन था जिसमें कंपनी ने एक बहुत बड़ा बेट लिया था। जैसे 2022 में कंपनी ने सिंगापुर बेस्ड काहा टेक्नोलॉजीज को इसके वेयरेबल्स बेस्ड टेक्नोलॉजी के पोर्टफोलियो के लिए अक्वायर किया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी इस सेगमेंट से निकलने की कोशिश कर रही है ताकि ये अपने लॉसेस कम कर सके और अपने प्रॉफिट्स भी बचा सके। कंपनी का वेयरेबल्स बिजनेस अपने 2 साल पहले के साइज का 1/3 है। इससे कंपनी का रेवेन्यू तो कम हुआ है, लेकिन इससे कंपनी के लॉसेस भी बच पाए हैं। तो अगर वेयरेबल में कंपनी का फ्यूचर नहीं है तो फिर कहां? ऑडियो डिवाइसेस में भी कंपनी का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में मार्जिन्स और भी कम हो रहे हैं। पिछले एक साल में बोट के ऑडियो सेगमेंट का मार्जिन 9.3% से 6.63% तक गिर गया, लेकिन फिर भी ये सेगमेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स में रेलेवेंट है। इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में बोट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। इसके सेल्स वॉल्यूम इसके कंपिटिटर से बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपनी के बिजनेसेस में कुछ चैलेंजेस भी हैं। कंपनी के पास कोई मोट नहीं है और ना ही कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। कंपनी प्योरली स्पीड, कॉस्ट और ब्रांड पे ऑपरेट कर रही है। कंपनी को सरवाइव करने के लिए अपने कंपिटिटर से आगे रहना होगा। कंपनी और इसके कंपिटिटर्स के प्रोडक्ट्स की सिमिलैरिटीज के कारण ये कभी भी अपने कस्टमर्स को खो सकती है। कंपनी को एक नया ग्रोथ फेज शुरू करने के लिए इनोवेशन की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने ऑपरेशंस में इनोवेशन लाने की कोशिश करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।